नमस्कार, मेरा नाम संजय है। मैथ यूपी बोर्ड के मैथ के लाइव क्लास में कक्षा 10 में सबका स्वागत है। ये चलते अपने पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के सवाल पर। पहला प्रश्न, यूक्लिड विभाजन और सबके प्रयोग से इससे अज्ञात कीजिए अर्थात मौसा निकालना है। कह रहा 135 और 225 का मौसा निकालना है। हम जानते हैं कि मौसा निकालने के लिए हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। 135 से 225 में भाग देंगे तो हमें जो भागफल और शेषफल मिलेगा उससे भाजक भाज्य ए बराबर बी भाजक गुणे क्यू भागफल धन आर शेषफल के रूप में लिखेंगे। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह रहा है। और हम जानते हैं कि मौसा निकालने के लिए भाग विधि से हम मौसा निकालते हैं, बस उसे इस रूप में लिख देना है। भाजक भाज्य के रूप में लिख देना है। क्या 225 में जब हम 135 से भाग देते हैं तो एक बार भाग जाती है और धन 90 शेषफल आता है। ये हम भाग विधि से भाग तब तक देते जाते हैं, शेषफल से भाग दिया जाता है हमेशा, जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। और जब आ जाता है तो हम भाग बंद कर देते हैं और जिससे हमने भाग दी रहती है वो उसका मौसा होता है। जैसे 135 से 225 में भाग किया गया, एक बार भाग गई, 90 शेषफल मिला। फिर 90 से 135 में भाग किया गया तो शेषफल 45 मिला। फिर 45 से 90 में भाग कर दिया गया, 2 बार भाग गया और शेषफल 0 आ गया। तो हमने जिस संख्या यानी 45 से जो भाग दी थी वही इसका मौसा होगा। बस बात यह है कि हम भाग विधि सब सवाल लगाते हैं, लेकिन इसे हम भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल के रूप में लिखकर हल करते हैं, न कि वैसे। तो इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। हमें प्राप्त हो रहा है कि जब शेषफल 0 हो जा रहा है तो हमने जिससे भाग दी थी 45 वही इन दोनों संख्याओं का मौसा होगा। इसी प्रकार 196 और 38,220 में भाग दिया गया है। कह रहा है कि एक बार जब भाग देंगे 196 में तो 195 बार में भाग चली जा रही है और शेषफल 0 आ जा रहा है। जिससे हमने भाग दिया था 196 वही क्या होगा, मौसा होगा। और 867 कह रहा है 225 यानी जो छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, जो ये 868 और 225 है हम भाग देंगे तो मैं गलती हल किया, लेकिन आप उन्हें भाग विधि से लगाइएगा सही से। तीसरा सवाल देखते हैं। कार्य दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा जहाँ की कोई पूर्णांक है। तो हम जानते हैं जो विषम संख्या जितनी भी होती हैं, यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि 6q की बात करें, अगर उसमें हम 6 से भाग दें, किसी भी विषम कोई विषम संख्या ले लीजिए, उसमें 6 से भाग दें तो शेषफल 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, यही हमें दिखाना है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी विषम संख्या जानते हैं हम कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके होती हैं, जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या है। यानी किसी भी विषम संख्या में जब हम 6 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, चाहे 5 मिलेगा। इस रूप के सारे विषम संख्याएं होती हैं, यही बात दिखाना है। तो कह रहा है कि ऐसे प्रैक्टिकली आप भाग देकर दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 से जितनी बड़ी संख्याएं हैं, जैसे 7 एक विषम संख्या है, भाग देंगे 6 से तो 1 मिलेगा। 9 दूसरी विषम संख्या है, इसमें भाग देंगे 6 से तो 3 मिलेगा। फिर ऐसे 11 है विषम संख्या, इसमें 6 से भाग करेंगे तो 5 मिलेगा। फिर 13 आ गया तो वो भी 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 मिलेगा। यानी हमें जितनी भी होती हैं विषम संख्याएं, अगर वो 6 से छोटी हैं तब, 6 से बड़ी हो तब, उनमें हम जब भाग करेंगे उन विषम संख्याओं में तो हमें शेषफल 1, 3 और 5 मिलता है। इसके सिवा कोई और नहीं मिल सकता। यही प्रूफ करना है। तो आइए देखिए इसके लिखित रूप से कैसे प्रूफ करते हैं। ये तो उदाहरण होगा।
कह माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर 6 होगा, और जब 6 से हम a में भाग करेंगे तो हमें शेषफल 0, 1, 3, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मिल सकता है। शेषफल हमेशा जिससे भाग दिया जाता है, जैसे 6 से भागते रहे तो शेषफल हमेशा उससे कम ही होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। 6 हो रहा है शेषफल, तो हमने भाग में गलती की है कहीं। वही बात यहाँ करें कि जो r का मान है हमेशा b से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार माना कि हमें क्रमशः 5 ऐसी संख्या मिला जिनका शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके आ रहा है। कॉमन सेंस तो ये कहता है। तो जो मान लीजिए एक विषम संख्या a मान लेते हैं, और चूंकि वो विषम संख्या है तो इसलिए हम जानते हैं कि जितनी विषम संख्या है अगर उसमें भाग देंगे किसी भी संख्या से तो शेषफल हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इसके जो हमने और रूप माने थे, जैसे 6³ + 1, 6³ + 2, 6³ इन सब में से हम सम संख्याओं वालों को हटा देते हैं, क्योंकि एक यहाँ नियम लगा दे रहा है कि विषम संख्या का शेषफल विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो यानी जो 0 वाला या 6³ वाला टर्म हट गया है, 6³ + 2 वाला टर्म हट गया है, 6³ + 4 वाला टर्म हट गया है, ये सारे पद हटा दिए गए हैं इस नियम से। और हमें इससे 3 पद मिलते हैं, एक 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³5। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि जितनी जो भी विषम संख्याएं हैं और उसमें 6 से भाग किया जाए तो शेषफल 1, 3, 5 रूप के होंगी वो संख्याएं। कहने का मतलब जो संख्या विषम संख्या ये होगी वो 6+1, 6+3 और 6+5 के रूप की होगी। अब देखिए अगला सवाल। कह किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? देखिए अधिकतम संख्या जब पूछे तो महत्तम समय था मसा निकालना होगा, जब लघुत्तम संख्या पूछे तो लौसा निकालना होगा। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो करा इसका हमें मौसा निकालना होगा। अधिकतम का मतलब बड़ी संख्या निकालना है, मौसा बड़ी संख्या आती है। अगर छोटी संख्या का था तो लौसा निकालना होता है। कॉमन सेंस की बात है, ध्यान देंगे तो आ जाएगा। करा हमें 616 और 32 का निकालना, तो हम जानते हैं कि छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो 32 से भाग देंगे 616 में। जब भाग देंगे तो 19 बार भाग जाएगी, 8 से शेषफल मिलेगा। फिर हम 8 से भाग देंगे 32, तो 4 बार जाएगी और शेषफल 0 हो जाएगा। शेषफल 0 हो जा रहा है तो जिससे हमने भाग दिया था 8 हमने 8 से भाग दिया था, तो 8 उसका मौसा हो जाएगा। इसका हल करके मौसा 8 निकाल दे रहा है। रफ पे आप भाग भी सवाल लगा लीजिए, उसको भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल के रूप में लिख लीजिए फेयर पर और लिख कर दिखा दीजिए। यही बात सिंपल है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3n+1 के रूप का होता है। कह रहा है कि कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक वर्ग संख्या लीजिए, जैसे वर्ग संख्या मतलब जिसका वर्गमूल मिले, एक मतलब जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हों, वो वर्ग संख्या। जैसे 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, अगर इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 1, 2, 3 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो वही कह रहा है कि जो 1, 4, 9 फिर के बाद 16, 25 ये सब वर्ग संख्याएं हैं। कह रहा है कि जो वर्ग संख्याएं होती है वो हमेशा 3m यानी अर्थात उसमें हम 3 से भाग करेंगे तो या तो 0 मिलता है चाहे 1 मिलता है शेषफल, और कोई तीसरा चीज़ नहीं मिल सकता है। जैसे अगर हम मान लीजिए 1 से तो भाग जाएगी नहीं 3 में, तो 1 को छोड़ दीजिए, और 4 से जाएगी दूसरी जो है पूर्ण वर्ग संख्या 4 से अगर 3 में भाग देंगे तो हमें शेषफल 1 मिलेगा। फिक्स है, एक प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। फिर मान लीजिए और जो है पूर्ण संख्या, जैसे मान लीजिए वर्ग पूर्ण संख्या अगली है 4 के बाद आती है 3 का 9, और 9 में 3 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, यानी 3m के रूप का जिसका शेषफल 0 हो। ये भी ठीक है। 16 लेंगे, 3 बचे 15, देखिए 1 मिल रहा है घटाने 3 से भाग देने पर शेषफल। यानी आप जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे वो हमेशा अगर उसमें 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, तो और कुछ नहीं हो सकता। यही हमें दिखाना है कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएँ ऐसी होती हैं कि अगर 3 से भाग दिया जाए यानी इस रूप की होती है। तो कह रहा है कि जब हम मान लेते हैं कि जो इसका मान लीजिए कि यूक्लिड के नियम से अर्थात जब हम 3 से भाग करेंगे तो या तो शेषफल 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 तो कभी मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो भाग गलती है।
इसलिए वह संख्या 3 रूप की हो सकती है। 3m+1, 3m+2, 2, यही 3 रूप की हो सकती है। वह यहाँ पर माना गया है कि ये बराबर 3 + 0 0। अब कह रहा है इसके आगे, मान लीजिए ये तो है, अब इनका पूर्ण वर्ग की बात कह रहा है कि जो पूर्ण वर्ग होता है वो इस रूप का होता है। तो इसका पूर्ण वर्ग हम देखिए निकाल रहा है कि a बराबर इतना माना है, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, तो 3m का वर्ग कर रहा है, और देखिए 3 + 0 का वर्ग, 3 + 1, इन सब का वर्ग कर दे रहा है। तो वर्ग करने के बाद हम देख रहे हैं कि मतलब जो भी इसमें हमें अचर संख्या मिल रही है, उन संख्याओं की लास्ट में देख लीजिए, जो उसको हम शेषफल कहते हैं, वो देखिए हमेशा 1 और 1 के रूप की ही है, और 0, यही 3 रूप की हैं। कोई दूसरा कोई 2 इन सब के रूप की नहीं है। देखिए यहाँ 3 कॉमन लेके दिखाया है। अगर 3 के गुणनखंड के रूप में अगर इसे लिखें तो धन 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, यही शेषफल मिल सकता है। यहाँ पर देखिए तीसरे पद में 3 कॉमन लेके भी दिखा दिया उस बात को। तो इससे हम पाते हैं कि जो संख्याएं होंगी, अगर इसमें कह रहा 3q² को हम यम माने, और दूसरे पद में 3q² और 2q को हम यम माने, क्योंकि ये सब चर संख्याएं हैं, अज्ञात संख्याएं हैं, और इसको यम माने तो हम पाते हैं कि ये इस रूप का होगा, 3m, 3m+1, 3m+1, यही 2 प्रकार की होंगी जो वर्ग संख्या है। इसी प्रकार कह रहा है कि हमें पूर्णांक का घन, यानी घन वाली संख्याएं, यानी अगर जैसे 1 हुआ, और 2 × 4 = 8 हुआ, 3 × 9 = 27 हुआ, 1, 8, 27, ये जो घन संख्या है, अर्थात किसी भी संख्या उसमें 3 बार गुणा करने पर संख्या होती है, वो हमेशा 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप की होती है। अर्थात उसमें अगर हम 9 से भाग कर दें, जैसे पहली संख्या 1 है, दूसरी 8 है, 8 में भाग जाएगा, 9 से थोड़ा बड़े लेते हैं, 27 हुआ, 3 × 9 = 27, 27 में अगर हम 9 से भाग करेंगे तो देखिए 9m, यानी ये 0 से मिलेगा। और उसके बाद अगर बड़ी ले रहे हैं, 4 × 16 = 64, 64 में भाग करेंगे 9 से तो 10, 9 × 54, 64 लेंगे, 54 बार कटेगा, 8 मिलेगा हमें शेषफल, यानी 9m+8 के रूप में मिल रही है, 8 के रूप में मिल रही है। फिर थोड़ी बड़ी लेते हैं, 4 × 5 = 50, 25, 125, 125 में अगर 9 से भाग करेंगे तो 9 × 1 = 9 और 25, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 18 में 25 घटाएंगे तो देखिए 125 से 9 × 1 = 9, 3 35 मिल रहा है। तो कह रहा है कि 9 × 3 = 27 अगर करेंगे तो फिर भी शेषफल 8 मिल रहा है, यानी हमेशा इसी रूप की होगी, कोई इसी अन्य रूप की नहीं होगी, एक रूप करना है। अगर माना ए कोई धन पूर्णांक है, यूक्लिड के नियम से लगाएंगे, a = b = 7, जहाँ b का मान अगर 9 है तो संख्याएं हमेशा या तो उसका शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 8 तक करके संख्याएं होंगी सारी की सारी, हम सबको मान ले रहा है। क्योंकि इसको 9 क्यूब माना है तो इसका क्यूब निकाल के हमें उस संख्या को प्रूव करना था, तो इसका देखो क्यूब निकाला है, तो जब क्यूब निकाल रहा है तो अचर पद 1 भी नहीं मिल रहा है, कैसे क्यूब हो जा रहा है, 3। जब r बराबर 1 ले रहा है उसका मान, यानी ए का मान 9q+1 ले रहा है, तो भी इसका क्यूब निकाल रहे तो हमें संख्याएं अंत में 9 के गुणांक वाली मिल रही हैं और शेषफल 1 बचा हुआ मिल रहा है। ऐसे भी देखिए जब 9q+2 ले रहा है तो भी हमें जो संख्याएं मिल रही हैं 9 के गुणांक वाली, यानी देखिए 9 में गुणांक रूप में 81q3 और 54q2 धन 12q, तो गुणांक वाली मिल ही रही हैं, और धन शेषफल 8 मिल रहा है हमेशा, यानी हमेशा सारी संख्याएं इसी रूप की होंगी। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगर हम इसको 9q+ जो ये है, इसको अगर यम को हम इतना मान लें तो हमें इस रूप की संख्याएं दिखाई देंगी, और यही प्रूफ करना था। इस प्रकार ये अभ्यास खत्म होता है। चलिए अब अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रश्नावली देखते हैं। तो देखिए अगली प्रश्नावली का सवाल, ये भी वैसे ही है, वास्तविक संख्या, बहुत आसान सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं।
कह रहा है कि प्रश्नावली 10.2 कह रहा है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको 40 को पहले 7 से भाग किया है, फिर 20 आया तो 5 से भाग किया, 4 आया फिर 2 से भाग किया, तो करके अपना 40 का जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर जिसे कहते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 मिल रहा है। कह रहा है लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि जो समान राशियाँ हैं जैसे 2 गुणे 2 इसको हमेशा घात के रूप में लिख के उत्तर दिखाना है आपको। अब 10 में आएंगे, थोड़ा एडवांस करना है इसमें। तो एक कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये साथ सिंपल लिख रहा है, इसमें मौसम निकाल या लौसन निकालने में का एक मेथड है इस प्रकार का, उसी के लिए दे रहा है। कह रहा है 156 का जो करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 मिलेगा। तो आपको उत्तर में 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 लिखना होगा। जो समान राशि है उसको घातांक के रूप में उसे दिखा देना है। ऐसे ही कह रहा है 3825 का निकाला है तो 3 के घाते 2 5 के घाते 2 गुणे 17 मिल रहा है। और 5005 का निकाल रहा है तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 मिल रहा है। ऐसे ही 7429 का निकाला है 17 गुणे 19 गुणे 23 मिल रहा है। कह रहा है अब कह रहा है कि हमें जांचना है कि जो लसम मौसे गुणा होता है वो दोनों संख्या के गुणा के बराबर होता है। इसमें पहली संख्या 26 और 91 दे दिया है, यानी हमें दिखाना है कि 26 और 91 अगर हम लसन लेंगे और मौसल लेंगे, देखिए यहाँ लौसल लेके गुणनखंड विधि से दिखाया है कि 2 गुणे 13 26 का होता है, 91 का 7 गुणे 13 होता है। दोनों में जो संख्या है गुणनखंड में समान मिलती है, जैसे कि 13 है तो वो उसका मौसल होता है। लेकिन लौसल निकालने के लिए जो समान मिल रही है यानी मौसल लिख के और अन्य जो संख्याएं बची रहती है, एक मौसल को सिर्फ एक बार लिखाता है और संख्या को उतार लेते हैं, जैसे 2 गुणे 7, इस प्रकार ये लौसल हो जाता है 182। तो कह रहा है कि अब इनका जांचना कि दोनों संख्या गुणा उनके लौसल बराबर होता है। देखिए 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182, तो 2366 दोनों का उत्तर आ रहा है और ये प्रूफ हो गया। अगला सवाल 510 और 92 कह रहा है, तो इस तरह इसका भी निकाला गया है। दोनों में एक दो ही मिल रहा है, तो 2 जो है इसका मौसा होगा और 2 को एक बार लिख कर काट ले रहे हैं और जो संख्या बच रही है 3 5 17 1 2 और 23, इन सबका गुणा कर देगा 23,460 मिल रहा है। और जो 23,460 में 2 गुणा करेंगे और 510 गुणा 92 करेंगे तो दोनों को उत्तर समान आ रहा है, यानी 6,920 आ रहा है। ये 20 हो गया। इस प्रकार 336 और 54 करना है। 336 करा गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 का 2 गुणे 3 गुणे 3 7 गुणनखंड कह रहा है कि दोनों में एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, दोनों का गुणनखंड 6 होगा, यानी मौसे 6 मिल रहा है। अब 6 तो लिख ही ली हैं, अब जो मिल रहा था उसको छोड़कर अन्य संख्याओं को पूरा उतार लेते हैं। तो 6 को छोड़कर जो संख्या 3 को 2 बच रहा था, 2 को 3 बच रहा था और 7 में गुणा करेंगे तो 3024 मिलेगा उत्तर। और हम जांचना है कि दोनों गुणनफल उनके समस्या गुणनफल बराबर 36 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 3024 गुणा करते हैं तो 18,144 आ रहा है। ये भी सिद्ध हो गया। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए कि लौस और मौसा ज्ञात करना है इन संख्याओं का 12 15 और 21 का। फिर से गुणनखंड निकाल लीजिए, गुणनखंड में जो समान मिले तीनों में वही मौसा होता है। तो देखिए तीनों गुणनखंड निकाला है, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 5 गुणे 3 और 21 का 7 गुणे 3। इनमें जो 3 ही ऐसी संख्या जो तीनों गुणनखंड में मिल रही है, ये समान संख्या, इसका क्या होगा मौसा हो। और लौसा कैसे निकालेंगे, तो मौसा को एक बार जो लिख लिए हैं तो अन्य जो बची संख्याएं थी जैसे 2 गुणे 2 5 और 7, इन सबका भी उसमें गुणा कर देते हैं तो हमें 420 मिलता है, ये लौसा होगा। ऐसे 17 का 1 गुणे 17, 23 का 1 गुणे 23 और 29 का 1 गुणे 29, यानी मौसा 1 हुआ। तो जो मिल रहा है उसको एक बार लिखते हैं और नहीं मिल रहा है उन सबको उतार लेते हैं। 17 गुणे 23 गुणे 29 तीन को उतार लिया तो 11,339 आ गया। इसी प्रकार 8 9 25 का निकालने का, तो 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3, 5 का 5 गुणे 5, इनमें कुछ नहीं मिल रहा है तो एक तो हम जानते हैं कि सबका गुणनखंड होता है, तो इसलिए इसका मौसा 1 हो जाएगा। और अगर मौसा 1 है तो अन्य संख्याओं का आपस में गुणा कर दे रहे हैं जो नहीं मिल रहे हैं, 3 को 2 3 को 3, 3 को 2 और 2 को 3 और 2 को 5, इन सबका गुणा करेंगे तो 8 गुणे 9 गुणे 25 यानी 1800 मिल जाएगा। इस प्रकार आप कह रहे हैं कि 306 657 का मौसा दिया है 9 9 दिया है, तो हमें लौसा ज्ञात करना है। फिक्स है कि जब मौसा दिया है तो दोनों गुणनखंड करके उसमें मौसा से भाग कर देंगे। 306 और 657 में गुणा करके उसमें जब 6 से भाग करेंगे 9 से भाग करेंगे, 9 मौसा है ना, तो हमें उत्तर आ जाएगा, यानी 22,338 होगा इसका लौसा। कर जांचना किसी प्रकार की संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कह रहा है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 6 के घाते n में कोई संख्या लिखी है और हमें दिखाना है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसको 6 के घाते n यानी जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 हो में एक कोई ऐसी संख्या मिले जो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए कह रहा है कि 0 अंक उसी संख्या का होता है जिसका एक
गुणनखंड 10 हो, 10 का मतलब ये उसे गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए। इसी मेथड को लगा रहा है कि अगर 6 घातीय n अगर अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 घातीय n होता है, जबकि हम जानते हैं कि प्रतिशत संख्या शून्य में समाप्त होती है, इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 होना चाहिए, जो कि इस रूप का नहीं है। इसलिए कभी भी 6 घातीय n की संख्या कभी भी शून्य समाप्त नहीं होगी। 6 का एक बार गुणा करें 6 में, चाहे 6 का 10 बार गुणा करें, चाहे कितनी बार भी गुणा करें, कभी भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंत में 0 होगा। गुणनखंड से प्रूफ कर रहा है, क्योंकि 0 तभी होता है जबकि गुणनखंड में 5 मिलना चाहिए, लेकिन अब कभी भी 2 और 3 ये गुणनखंड में है, इसके 5 कभी नहीं है, तो होगा ही नहीं 0। यही बात इन्हें कह रहा है। कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 5 भाज्य संख्या क्यों है। कह रहा है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं जो खुद से छोड़कर किसी और से विभाजित होती हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जो सिर्फ खुद से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या है। तो कह रहे भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि देखिए पहली जो संख्या है इसका गुणनखंड 13 मिल रहा है, दोनों में 13 का मान लेंगे, यानी अगर 13 से भाग कर दें तो 78 बार भाग चली जाएगा इस संख्या में, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे दूसरे में कह रहा है कि 5 से अगर भाग करेंगे तो दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 109 बार भाग चला जाएगा इस पूरी संख्या में, जो भी इसका मान है। तो कह रहा आता है ये भी एक भाज्य संख्या की दूसरे गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। 7वां सवाल करें किसी खेल के मैदान में 4 बच्चे दिखाने पर मान लीजिए 12 मिनट लगते हैं, तो रवि कह रहा है कितने समय प्रारंभिक स्थान पर आएंगे मिलेंगे। अब देखिए इसमें तो क्या आप कहेंगे कि लघुत्तम महत्तम का बात ही नहीं किया तो कैसे जानेंगे लॉस एक मसत। देखिए अब ध्यान देने वाली बात है कि जो चक्कर लगा रहे हैं, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 5 चक्कर, अगर 5 मीटर है तो 1 चक्कर में 5 होगा, 2 चक्कर 10 होगा, 15 होगा, यानी एक तरह से उसका पहाड़ा है। और ऐसे ही ये 12 मिनट ले रहा है तो दूसरे चक्कर में 24 मिनट लेगा, यानी ये 12 का पारा है वो 18 का पारा है। और इनमें कह रहा है कि कितने समय बाद दोनों में, यानी 12 और 18 के पारे में सबसे पहले वो कौन सा अंक है जो दोनों में मिलेगा, इसी को लॉसा कहते हैं। ध्यान देने की बात, लॉसा निकाल के मतलब दोनों पहाड़े में जो सबसे पहली संख्या समान मिलती है, छोटी छोटी संख्या, उसी को लॉसा कहते हैं, यानी लॉसा का सवाल है। कह रहा है एक चक्कर में सोनी 18 मिनट लेती है और अभी एक चक्कर में 12 मिनट लेता है, दोनों का लॉसा निकालना पड़ेगा। तो जब देखिए 12 और 18 के पहाड़ा में सबसे पहले कौन सी संख्या है जो दोनों में समान 36 मिलती है, क्योंकि 18 दोनों 36 12 36 होता है, सबसे पहले वो छोटी छोटी संख्या 36 ही है, यानी 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, एक दूसरे को टच करके। तो ये भी अभ्यास खत्म होता है। अब चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अगला अभ्यास 1.3 है। कह सिद्ध करना है में 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए सवाल कैसे लगाएंगे। कह रहा है कि इसके विरुद्ध मान लीजिए कि कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी कह रहा ऐसे पी बाई क्यू को मैं लिख सकते हैं, ठीक है लिख लिया। तो यानी पी बाई क्यू बराबर कर्ण में 5। तो ऐसा करने के बाद हम मान रहे हैं कि मान लीजिए जो पी और क्यू है क्या को वनिष्ठ गुणनखंड विभाजित करने पर कर्ण में 5 यानी ए बटा बी बराबर कर्ण में 5 प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर भाग देंगे अगर उसके बराबर है तो अगर हम पी में क्यू से भाग करेंगे तो हमें कर्ण में 5 मिलेगा, तभी ना मिलेगा जब उसके बराबर है। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड में मान लीजिए कोई ए बी ऐसी संख्या रही हो जिसमें बी से भाग करने पर हमें मिल रहा है, तो कर्ण में 5 को हम ए बटा बी मान ले रहे हैं। अब देखिए तो जो यहाँ पे दे रहा है कि जो ए होगा वो उसको 75 करने पर कर्ण में 5 बी के बराबर होगा, और अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा, यानी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5। यहाँ पे दे रहा है कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर किसी की वर्ग संख्या में किसी संख्या से भाग जा रही है तो उस संख्या में उस संख्या से भाग जाएगी। तो ए वर्ग में अगर 5 से भाग जा रहा है तो ए में भी 5 से भाग जाना चाहिए। इसी प्रकार देखिए कह रहा है कि अगर मानव संख्या 5 सी है, भाग देने पर सी प्राप्त हो रहा है, तो 5 सी के बराबर रख रहे हैं तो 5 सी रखेंगे तो हमें बी में भी कुछ मिलेगा। बी जो है वो 5 सी स्क्वायर यानी कि बी ऐसी संख्या हो रही है जिसका वर्ग में 5 गुणनखंड मिल रहा है, तो बी में भी 5 मिलना चाहिए। इस प्रकार हमें ए और बी दोनों में 5 मिल रहा है, ए और बी दोनों में 5 मिलेगा, तो पूरा 5 का 5 कैंसिल होकर फिर ए और बी के बराबर होना चाहिए था, लेकिन वो कर्ण में 5 के बराबर हो जा रहा है।
कह रहा है समीकरण ए और 2 से पाते हैं कि 5 जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है, यानी 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था कि ए और बी ऐसी संख्या है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी हमारी कल्पना गलत हो गई है। इसका मतलब जो हमने शुरू में माना है कर्ण 5 एक परिमेय संख्या वो गलत है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है कि पी और क्यू को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर पी बाई क्यू मान ली कोई उभयनिष्ठ, दोनों में 3 कामन हो तो काटने पर हमें ए बटा बी प्राप्त हो रहा है। ए और बी सभाज्य है, एक दूसरे से भाग नहीं जाएगी कभी, यही मान के आगे सवाल हल कर रहा है। लेकिन बाद में हमें ये मिल रहा है कि ए और बी में 5 का भाग जा रहा है, क्योंकि दोनों में 5 गुणनखंड मिल रहा है। लेकिन जो शुरू में कल्पना की थी वो गलती हो रहा है, कहीं यानी स्टार्टिंग में जो हमने माना था वही गलती है, तभी हमें परिणाम गलत हुआ। इसका सिद्ध करना है कि 3 धन 2 कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। जब कर्ण 5 को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिया है तो इस तरह इसको भी कहेगा पी बाई क्यू मान लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 धन 2 कर्ण 5 को माना है। फिर इसको ला कर कह रहा है कि ए और बी पूर्णांक है और 2 और 3 भी पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस 3 बी और 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि बायां पक्ष कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। यानी एक पूरी की पूरी परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कैसे बराबर हो सकती है? इसका मतलब हमें विरोधाभास परिणाम मिल रहा है। इसका मतलब कर्ण 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन कर्ण 5 परिमेय संख्या नहीं है। अतः जो पूरा स्टार्टिंग माने थे कि 3 धन 2 कर्ण 5 भी एक परिमेय संख्या है, वो भी गलत है, वो भी एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार बेटा कर्ण में 2 को सिद्ध करना है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कर्ण ए बटा कर्ण में 2 परिमेय संख्या है, तो इसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू में लिखेंगे तो मान लीजिए इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड रहा जिससे दोनों भाग देने पर हमें ए बटा बी मिल रहा है, जो कि एक दूसरे से भाग नहीं जा रहे, मतलब सरलतम रूप में करने पर ए बटा मिल रहा है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं है। इस बराबर मानने पर हम दिखा दे रहे हैं कि बी जो ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर बटा 2 के बराबर है, यानी यहाँ कह रहा है कि बी स्क्वायर का गुणनखंड 2 है तो बी का भी एक गुणनखंड 2 होना चाहिए। इस प्रकार ए का भी मान इस बी बराबर 2c मान के फिर हल कर रहा है तो मिल रहा है कि ए का कोई ए स्क्वायर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो ए का भी होना चाहिए। और हम इस पाते हैं और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन जब हमने शुरू में स्टार्टिंग में क्या मानते हैं ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ, सभाज्य संख्याएं हैं, यानी हमारा। और लेकिन अंत में हमें क्या मिला कि नहीं ये तो भाज्य संख्या है, 200 दोनों में भाग जा रहा है। इस प्रकार हमारी कल्पना का विरोध हो रहा है, यानी हम शुरू में गलत माना था, यानी 1 बटा कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार सिद्ध करना है कि 7 कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है मान लीजिए इसके विपरीत 7 कर्ण में 5 जो है वो परिमेय संख्या है, तो उसे पी बाई क्यू लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो कर्ण में 5 के रूप में ए मान लीजिए कि इसमें कोई कॉमन गुणनखंड रहा होगा, उसको काट कर हमें जो पी बाई क्यू है वो काटने पर ए बटा बी के रूप में सरलता रूप में मिल रहा है। 7 कर्ण 5 के बटा बी के रूप में लिख दे रहा है। हम कर्ण 5 के रूप में एक पछाता करके ए बटा 7 भी दिखा दे रहे हैं। दिखाएंगे ए और बी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, तो ये अपरिमेय संख्या के 5 कर्ण 5 के बराबर हो कैसे सकता है? इसका मतलब अगर ये कर्ण में 5 परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कर्ण 5 परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये जो ए बटा 7 भी ये भी परिमेय संख्या नहीं है, यानी स्टार्टिंग में जो हमने माना था वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर होता तो इसको पालन करना चाहिए था। इसका 6 कर्ण में 2 सिद्ध करना है, तो इसको फिर से वही बात कर रहा है। कर्ण में 2 अगर अपरिमेय संख्या है इसे रूप में लाना है तो ये पूरा अपरिमेय संख्या से पी बाई क्यू मान रहा है। हल करने पर दिखा रहा है कर्ण में 2 के बराबर को पूरा पक्षांतर करके लिख दे रहा है ए माइनस 6 बी बटा बी। यहाँ दिखा रहा है ए बी और 6 पूर्णांक है, तो इसको भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या के बराबर हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कर्ण में 2 परिमेय संख्या है तभी ना परिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन नहीं, कर्ण में 2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में जब माना था 6 प्लस कर्ण में 2 वो एक परिमेय संख्या है। और ये भी अभ्यास खत्म होता है। चलिए अब अगला अभ्यास की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.6 ये लास्ट अभ्यास है इस अभ्यास का, इसके बाद ये अभ्यास खत्म हो जाएगा। मिस्टेक हो गया, इस पेज को रिलोड करना पड़ेगा। आ गया प्रश्नावली 1.6। चलिए आइए देखते हैं।
कह बिना लंबी वचन प्रक्रिया के द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या शांत, अर्थात उसका भाग देने पर जो हमें दशमलव में उत्तर आ रहा है वो उसकी पुनरावृत्ति न हो, अंकों की एक निश्चित अंक प्राप्त हो जाए। इसका अगर हम 3125 में 13 से हम भाग करेंगे तो भाग कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी दशमलव के बाद वो अनंत तक नहीं पहुंचना चाहिए अंक करा, लेकिन इसे बिना भाग दिए बताना है तो इसके लिए गुणनखंड के साथ हम बताएंगे। तो कह रहा है कि जब देखिए कह रहा है पहला सवाल है 13/3125, इससे हम 13 गुणनखंड 13 होता है, लेकिन अगर एक 3125 गुणनखंड तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और 5 मिलेगा। कह रहा है जो इसका हर है अभाज्य गुणनखंड उसको 2 के घातीय यानी 5 घातीय के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह एक शांत दशमलव प्रसार है, यानी अर्थात इसमें 10 की भाग जा सकती है, कोई भी अगर दशमलव जिसे दशमलव के रूप में लिखा जाए यानी उसमें 10 से भाग गई है, अगर वो अंक खत्म हो जाए तब। तो यहाँ भी देखिए दिखा कह रहा है कि 2 घातीय यानी और 5 घातीय यानी के रूप में दिखा जाता है। आप कहेंगे कि इसमें 2 गुणक है ही नहीं हर में, तब कैसे कह रहा है? या 2 के घातीय 0 मान के इसे हल किया है, यानी 2 और 5 में से कोई एक गुणनखंड होना आवश्यक है, चाहे दोनों रहें चाहे कोई एक रहे। तो ये कहा जा सकता है कि हाँ वो संख्या 10 से भाग चली जाएगी, और 10 से भाग जाएगी यानी दशमलव के बाद वो कुछ अंकों के बाद आराम से वो संख्या खत्म हो जाएगी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी वो शांत होगी। यही बात कहने का 17/8 का रहा है। तो इसमें देखिए 2 घातीय 3 मिल रहा है, तो कह रहा है कि इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर 5 घातीय 0 लिखें 2 घातीय 1 लिखें तो लिखा जा सकता है आराम से। अब दोनों घातीय 0 यानी 2 और 5 कोई भी ना गुणनखंड में, तब फिक्स है कि वो अशांत है। ऐसे अगला सवाल 64/5 गुणे 7 गुणे 13 का है, तो इसको भी 2 के घातीय यानी 5 घातीय यानी इसमें गुणनखंड 5 है। तो कह रहा है कि इसमें हर का आवश्यक गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 13 है, इसको 2 घातीय 5 गुणे व्यक्त नहीं कर सकता, तो ये आसान दशमलव है। तो इसको यहाँ क्यों करा कि व्यक्त नहीं किया जा सकता? देखो 5 और 2 या 2 मिले नहीं तो 5 मिले, तो 2 और 5 दोनों मिले और इसके सिवा कोई और 9 मिले, ये भी एक साथ है। पर यहाँ देखिए 5 और 2 के सिवा 7 और 13 मिल रहे हैं, इसलिए ये एक आसान दशमलव है। अगला सवाल में देखिए 2 और सिर्फ 5 मिल रहा है, तो ये शांत होगा। फिर इसके अगले सवाल में जो इसका हर है 343 में सिर्फ 7 मिल रहा है, तो यह अशांत होगा। और अगले सवाल में देखिए 2 और 5 मिल रहा है, तो ये शांत है। अगले सवाल में 2 और 5 के सिवा 7 मिल जाएगा, तो शांत नहीं है। सिर्फ 2 और या तो 2 मिले नहीं तो 5 मिले उसके हर गुणनखंड में, या तो 2 और 5 मिले, इसके सिवा कोई अन्य न मिले, अगर मिल रहा है तो वो अशांत है। इसमें अगले सवाल में ऐसे कह रहा है हर 15 में 5 और 3 है, तो ये अशांत है, क्योंकि नहीं देखिए उसमें 3 दिन को कट करके 2/5 लिख रहा है, यानी 2 और 5 है इसमें, तो शांत है। इसको जो सरलतम रूप में करके दिखाना है कर, इसलिए 35 और 50 है, इसको भी जब गुणनखंड 5 मिल रहा है उसको काट दे रहा है, तो 7/5 गुणे 2 मिल रहा है, यानी 2 और 5 के रूप में है, तो शांत लिख सकते हैं। ऐसे 210 है तो उसमें एक 3 मिल रहा है, इसलिए अशांत है। कर ये अभ्यास खत्म होता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर देखे प्रश्नों में परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए जो दो जो शांत है। अब जो शांत है उसको दशमलव के रूप में लिखना है। पहला सवाल 3125 है, तो कह रहा है कि दशमलव के रूप में लिखना है। तो 1 2 और 1 5 बराबर 1 10 होता है, तो इसमें 5 को 5 है, यानी 2 के घाते 5 को ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो हमें यानी उतना बार 10 प्राप्त होगा, यानी 5/10 के 1 के आगे 5 को 0 होगा, उस प्रकार ये संख्याएँ कट जाएंगी। वही बात किया ऊपर नीचे 2 घाते 5 गुणा कर दिया 13 में और 5 घाते 5 में, तो हमें संख्या अगले मिले 16/2 गुणे 5 घाते 5 मिल रही है, 10 घाते 5 मिल रही है, और ये न मिल रहा है। और समानांतर के जब 1 के आगे जितना 0 होता है तो भाग देते हैं, तो उतने अंक के बाद आगे दशमलव लगाया दिया जाता है इकाई के पहले। 5 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया गया, 0.0041 आ गया। इस प्रकार 2 के घाते 3 है, इसमें 5 का नहीं है, तो 5 घाते 3 ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। देखिए करने के बाद इसको लगा दे रहा है, तो 2.125 आ रहा है, क्योंकि 3 बार 1 2 और 1 5 मिलकर 1 10 बनाते हैं, तो 3 2 और 3 5 मिलकर 3 को 10 बनाएंगे, यानी 1000 होगा। यानी जो भी उत्तर हमारा आएगा ऊपर 2125, 3 स्थान पर जाकर दशमलव लगेगा, 2.125 मिलेगा। ऐसे ही अगला सवाल हल किया है, तो इसमें दोनों का 6 दिखा है।
6/15 है, इसको 2/5 में सरल कर लिया है। सरल में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया तो 1/10 मिल रहा है। उससे भाग 0.4 के बार कट जा रहा है। बिना भाग दिए मन पहचाने का आसान तरीका से बता रहा है। इसमें 2 1 को 5 कट गया तो 1 को 5 7 आराम से 10 से भाग 10.7 आ जा रहा है। यहाँ से अभ्यास खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।